नेक्स्ट फीचर जो आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, वो आता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो था एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्री जो था वो व्यवसाय का, अपनी आजीविका का, लिवलीहुड कमाने का जो एक इनसिग्निफिकेंट, एक अनइम्पॉर्टेंट सोर्स था। देखिए कैसे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस barely 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग एट्सेट्रा। केवल 9% लोग जो थे वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब ज़्यादातर लोग जो थे वो सेकेंडरी के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। उसका रीज़न पहले भी डिस्कस किया जा चुका है थोड़ा बहुत, तो इनिशियली तौर पर लेवल पर दोबारा बात करते थे कि भाई उस समय जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे और यहाँ से गए 1947 में, उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी थी। मोस्ट ऑफ पब्लिक जो थी, मास जो था पॉपुलेशन का, वो बहुत ज़्यादा पुअर था, और जिसे कहते हैं कि अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को मेंटेन कर पाना भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हुआ करता था। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, इन एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना भी बहुत ही अजीब लगता था, और एक फार क्राई नज़र आता था, दूर की कौड़ी जिसको हम बोलते हैं। थोड़ा बहुत 2-4 फैमिलीज थी, बिग बिजनेस हाउसेस थे लाइक टाटा, बिरला वगैरह, तो इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो उस वजह से थोड़ा बहुत जिसे कह सकते हैं कि मूवमेंट था इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, लेकिन वो बहुत ही नॉमिनल था, और ओनली 9% जैसा कि फिगर बता रहा है। और इसके अगर कंपेयर करें तो इट एज अगेंस्ट इट 32% इन यूएसए, 42% इन इंग्लैंड एंड 39% इन जापान आर एंगेज इन दीज एक्टिविटीज़। ओके, तो ये बात साबित करती है, इट फर्दर प्रूव दैट द हाउ बैकवर्ड द इंडियन इकोनॉमी वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे उसकी फीचर की, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ करती जाती है वैसे वैसे प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मूवमेंट होता चला जाता है, लेकिन ये मूवमेंट, ये ट्रांजिशन बहुत ही कम था, नॉमिनल था, नेग्लेक्जिबल था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द टेबल शोज अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। टेबल में हमने देखा कि 72 पॉइंट समथिंग प्राइमरी में, 10% समथिंग सेकेंडरी में, और 17 पॉइंट समथिंग टर्शरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व था टोटल वर्कफोर्स पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये फिगर बताता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वर्कफोर्स का, ये बहुत ही अनबैलेंस्ड था। ओके, ट्रांजिशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री मार्क्स इकोनॉमिक टेक ऑफ। और जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जाता है ये वर्कफोर्स, तो ये एक टेक ऑफ, जैसे एयरप्लेन उड़ान भरता है उसको टेक ऑफ कहा जाता है, उड़ान को भरने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है टेक ऑफ। तो ये टेक ऑफ माना जाता है इकोनॉमी का जब वर्कफोर्स प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट हो। बट इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वॉज बाय एंड लार्ज एब्सेंट। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये टेक ऑफ देखने को नहीं मिलता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देयर वर सम ग्रीन शूट्स इन पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स कहते हैं, डिक्शनरियल मीनिंग तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कलियां नज़र आ रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की मद्रास प्रेसिडेंसी में, यानी कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू की जा रही थी, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी कौन से एरिया को कहा जाता है? कंप्राइजिंग एरिया ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। वर्तमान के अंदर जो ये 4-5 स्टेट्स हैं, इनका एरिया को कंबाइंडली, कंप्राइजिंगली मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता है। और उस समय वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं थी, ऑफकोर्स थी। बॉम्बे में भी थी और बंगाल में भी थी। दीज एरियाज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अलॉन्ग विद द डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। इन एरियाज़ के अंदर धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंस कम हो रही थी, और जो वर्क फोर्स का मूवमेंट था, शिफ्टिंग जो थी, ट्रांजिशन जो था, वो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ हो रहा था। बट लेकिन एट द सेम टाइम उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब जो मिड इंडिया के स्टेट्स हैं, राजस्थान एंड पंजाब एंड उड़ीसा जो है आपका नॉर्दर्न स्टेट है, रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन वर्कफोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इन स्टेट्स के अंदर जो वर्कफोर्स का जो एंगेजमेंट था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा था। ऑन द होल, तो संपूर्ण रूप में बात करें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉइंटेड टू बैकवर्ड एंड लोपसाइडेडनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो हमने पढ़ा है और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये बताता है कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो
पॉइंट आउट करता है कि आज़ादी के वक्त एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। ओके, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इसको दोबारा से कंक्लूड किया गया है, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं बेस को, आधार को। जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है, कोई भी बड़ी इमारत होती है या छोटी इमारत, कोई सी भी इमारत हो, वो जिस फाउंडेशन पर खड़ी होती है उस फाउंडेशन को नींव कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश के अंदर उसके लिए यूज़ किया जाता है बेस वर्ड। और इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो ये जो फाउंडेशन कहलाता है, ये फाउंडेशन कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इस इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, रेलवेज, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रोड। जो रेलवे है वो आता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने का मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रेन्स, नंबर ऑफ ट्रैक्स बहुत सारे होंगे, तो जो मोबिलाइजेशन है गुड्स का, सर्विसेज का, पब्लिक का, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। इसी तरह से पोर्ट्स, बंदरगाह अगर ज़्यादा हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगी। पोस्ट एंड टेलीग्राफ की बात करें तो कम्युनिकेशन मींस के ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर जो बिजनेस एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली हो पाएगा। और रोड्स की बात करें तो रोड्स की बात की ऐसा है कि जितने ज़्यादा रोड्स होंगे, चाहे वो सिंगल रोड हो, डबल रोड हो, नेशनल हाईवेज़ हो, स्टेट हाईवेज़ हो, जितने ज़्यादा रोड्स होंगे और बेहतर रोड होंगे, बेटर कंडीशन के रोड्स होंगे, उतनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। तो ये चारों पाँचों चीज़ें, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आगे हम फर्दर चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हेल्थ और एजुकेशन भी इंक्लूड होता है, बट यहाँ पर केवल बेसिकली बताया गया है कि रेलवेज़ की क्या कंडीशन थी, पोर्ट की क्या कंडीशन थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की क्या थी और रोड्स की क्या थी। और इन चारों चीज़ों का बेहतर कंडीशन में होना इकोनॉमी के डेवलप और बेटर होने के को पॉइंट आउट करता है कि ये चीज़ें जितनी अच्छी होंगी, इसको आप अपने एरिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी बैकवर्ड गांव में रहते हैं और वहाँ पर कोई सड़क वगैरह नहीं है आने जाने के लिए, कच्ची सड़क है जो कि बरसातों में टूट जाती है, भर जाता है पानी उसके अंदर, तो फिर उन 4-5 महीनों तक फिर आपका डिसकनेक्शन हो जाता है बाकी लोगों से, और न तो आपके यहाँ कोई आ पाता है ना आप कहीं और जा पाते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस एरिया की बिल्कुल ठप हो जाती हैं। और इसकी बजाय अगर वहाँ पर बहुत अच्छा रोड हो, 12 महीने चलने वाला पक्की सड़क हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं कि रोल है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप या स्ट्रेथेंड करने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस था, क्या हालत थे, ये देखिए आप। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज। किन एलिमेंट्स को कहता है? इकोनॉमिक चेंज लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी आ गया ना, ये बैंकिंग एंड पावर एनर्जी भी आ गया। एंड द एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज में आ जाता है आपका एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये सारे एलिमेंट्स मिलके किसी भी कंट्री को ग्रोथ देते हैं, और अगर ग्रोथ दे रहे हैं तो उस ग्रोथ की स्पीड को रैपिड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, आज अमेरिका, जापान, इनकी अगर हम बात करें तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेथेंड है, और इसी वजह से वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका लेवल भी हमारे लेवल से बहुत ज़्यादा हाई है, और दैट्स वाई उनका जीडीपी हमारे जीडीपी से ज़्यादा है। आज अगर हम बात करें बिजली की बात करें, सिंपल सी बात करते हैं पावर की, तो पावर का हमेशा हिंदुस्तान के अंदर स्केर्सिटी रहती है। गर्मियाँ आती हैं तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का कांस्टेंट पावर कट चलता है ना। इंडस्ट्रीज़ को देने के लिए बिजली नहीं है, एग्रीकल्चर को देने के लिए बिजली नहीं है, तो फिर अगर बिजली अवेलेबल नहीं होगी तो फिर इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेगी, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि आज की तारीख में, प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो मॉडर्न टेक्निक से परसू की जाती है। ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, थ्रेशर्स का, हार्वेस्टर्स का यूज़ किया जाता है, डीजल पंप्स वगैरह और इलेक्ट्रिक पंप्स वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो अगर बिजली नहीं होगी तो ये सारी एक्टिविटीज़ उतना रैपिडली नहीं हो पाएंगी जितना अदर कंट्रीज़ में इन इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट के अवेलेबल होने से हो पाती हैं। ठीक है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। तो इनका
एट प्रेजेंट टाइम क्या स्टेटस है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पर क्या हालत थी वो डिस्क्रिप्शन यहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवेज़ की। तो रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1850। अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क का, इसको ध्यान रखेंगे। इंट्रोड्यूस कब हुआ था रेलवे इंडिया में? 1850 में। एंड वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया विद अ व्यू टू वाइडनिंग द साइज ऑफ मार्केट। और इसको क्यों स्टार्ट किया गया था कि यहाँ पर जो पोर्ट्स पे सामान आ जाता था, इंपोर्ट कर लेते थे बंदरगाह से। अब बंदरगाह से सामान को, माल को इंटीरियर इंडिया तक, जो दूरस्थ इलाके हैं हिंदुस्तान के, वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए। तो अंग्रेज़ों ने अपने इस पर्पज़ को, इस मोटिव को सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तान में 1850 में रेलवेज़ को लॉन्च किया। तो इट एम्ड एट वाइडनिंग द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उसके मार्केट को वाइडन किया जाए, बड़ा किया जाए, क्योंकि माल ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। ओके, हाउएवर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि अंग्रेज़ों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है हिंदुस्तान में रेलवे के रूप में। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक अगेंस्ट में रखता हूँ कि इसको हम कंट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो गुड फेथ में होता है, आपकी भलाई के लिए होता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ये जो रेलवे ट्रैक का पूरा नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, ये हिंदुस्तानियों की भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी खुद की भलाई के लिए, अपना खुद का उल्लू सीधा करने के लिए। हिंदी में कहावत है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, उसके लिए किया था। तो ये एक अलग बात है कि वो इन द लॉन्ग रन हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, बट ये कहना कि उन्होंने हमारी भलाई की, इट्स रॉन्ग। ओके, दूसरी बात करते हैं हम पोर्ट की। तो पोर्ट्स वर डेवलप्ड, बंदरगाह भी डेवलप किए गए। काय को डेवलप किए गए? टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ताकि कच्चा माल जो है यहाँ से ब्रिटेन भेजा जा सके और ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स हैं उनको यहाँ पर मंगवाया जा सके। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज, हिंदुस्तान के भीतर जो इनलैंड वाटरवेज जो थे, एक नदी से दूसरी नदी से कनेक्ट होते हुए जो जल मार्ग हैं, उनको डेवलप किया गया। पूर्व अनइकोनॉमिकल, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट कैनल ऑफ द ओडिशा, अर्स्टवाइल ओडिशा, cost was built at a huge cost but failed to compete with railways and was ultimately abandoned। तो जो इनलैंड वाटरवेज थे वो इतने फ्रूटफुल साबित नहीं हुए अंग्रेज़ों के लिए, तो इस वजह से उन्होंने रेलवेज़ को इस्टेब्लिश किया और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के पर्पज़ से उन्होंने जो था वो पोर्ट्स जो थे समुद्री किनारे, वहाँ पर पोर्ट इस्टेब्लिश किए, बंदरगाह इस्टेब्लिश किए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ की बात करें, डाकखाना, चिट्ठी पत्री वगैरह, एंड टेलीग्राम, अब तो ये सर्विस बंद हो चुकी है, शायद आपको पता भी नहीं होगा इस सर्विस के बारे में। बहुत कम वर्ड्स के अंदर विदिन डेज अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली पहुंचाने वाली सर्विस को टेलीग्राफ कहा जाता था। हालांकि आज के दौर के अंदर ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के दौर के अंदर आप जी रहे हैं, तो ये तो अब उससे भी ज़्यादा इंस्टेंट हो गया है। लेकिन उस समय की बात है जब कोई फ़ोन वगैरह होते भी थे तो एक आधी फ़ोन होता था, 2-4 फ़ोन हुआ करते थे पूरे शहर के अंदर, वो भी खास लोगों के पास। तो उस समय कम्युनिकेशन जो है वो पेपर कम्युनिकेशन हुआ करता था और उसमें सिंपल डाक होती थी, सिंपल चिट्ठी पत्री, वो लेट पहुंचती थी। और अगर जल्दी पहुंचानी है आपको, अपने जल्दी कोई मैसेज कन्वे करना है, तो उसके लिए टेलीग्राफ सर्विस का यूज़ किया जाता था। तो ये दोनों सर्विसेज अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश करी टू एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। काय के लिए डेवलप करी? अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए और उसको ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, कि भाई दिल्ली के अंदर जो वाइसराय बैठे हैं उनको तुरंत जयपुर में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, तुरंत टेलीग्राफ के थ्रू या पोस्ट के थ्रू उनको सूचना मिल जाती थी। तो डाउटलेस इट सर्व द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो
एलिमेंट है वो है रोड्स। तो रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट। सड़कों को डेवलप किया गया ताकि कंट्री के अलग अलग पार्ट से कच्चा माल बंदरगाह तक लाया जा सके। एंड देयर वर नो एफर्ट्स मेड टू डेवलप ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रेनी सीजन में चलने वाले पक्की सड़कों का निर्माण पर कोई ध्यान, कोई फोकस नहीं किया गया। एज ए रिजल्ट पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज सफर्ड ऑल द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। तो ब्रीफली ये सारा जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा है इसका कंक्लूजन आ रहा है कि सम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इज़ नॉट डिनाइड। हम इनकार नहीं कर सकते कि नहीं कुछ नहीं किया, उन्होंने किया, हालांकि अपने मतलब के लिए किया, लेकिन जो भी किया थोड़ा बहुत किया। बट द मोटिव बिहाइंड दिस चेंज वाज नॉट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आगे ना बात, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज के पीछे जो मोटिव था वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना नहीं था, रादर इट वॉज फैसिलिटेट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। कॉन्सिक्वेंटली इंडियन इकोनॉमी रिमेन्ड बैकवर्ड even when it experienced some infrastructural change. ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, आई होप यस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।